हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम लोगों का चैप्टर सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 15 होगा और इस लेक्चर में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट है और उसमें अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हम लोगों का प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब हमारे पास कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट होता है तो जो सरफेस एरिया होता है वो इंटायर सरफेस एरिया पर सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं और इसीलिए जो ये सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स जो सरफेस पर मौजूद हैं वो जब यहां पर इवेपोरेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहां पर वेपर्स बनेगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों का यहां पर प्रेशर जो डेवलप होगा उसको हम लोग P0S बोलते हैं और ये कहलाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। पर जब हम लोग इसी सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम लोग इसी सॉल्वेंट में अगर हम लोग नॉन वोलाटाइल अगर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के वो सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण जो सरफेस पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो संख्या होता है वो हमारा कम हो जाता है, क्योंकि अब सरफेस एरिया पर सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ चुके हैं, जिससे हम लोगों का जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, क्योंकि अब सरफेस एरिया जो है वो कम हो चुका है तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जब जो इवेपोरेशन करेंगे तो वो अब यहां इसके कंपैरिजन में कम होगा, जिसके कारण यहां पर जो वेपर प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि इसमें भी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो इवेपोरेट हो रहे हैं, लेकिन इस केस में जो यहां पर प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये P0S से कम होगा, क्योंकि यहां पर जो समूचा जो सरफेस एरिया था वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए था जहां से इवेपोरेशन हो रहा था, लेकिन यहां पर अब सरफेस एरिया जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स के लिए कम हो गया है तो यहां पर इवेपोरेशन कम होगा क्योंकि कुछ सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी आ गए हैं, जिसके कारण जो है वो यहां पर जो हम लोगों का जो वेपर प्रेशर है वो अब कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहां पर मानते हैं कि अगर यहां पर P0S अगर 40 mm है और इसमें हम लोग एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी सॉल्यूट जो है वो मान सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए हम लोग यहां पर अगर 0.01 मोल अगर हम लोग यहां पर ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, 0.01 मोल ग्लूकोज, तो जब यहां पर सॉल्वेंट सिर्फ अकेले था तो उसका प्रेशर था 40 mm। अब जब इसमें हम लोग एक नॉन वोलाटाइल अगर सॉल्यूट को ऐड कर दिए तो अब यहां पर अगर हम लोग प्रेशर देखें तो यहां पर प्रेशर 40 mm से घट जाएगा। अगर हम लोग इसको 35 mm अगर हम लोग मानते हैं, ये कब है? जब हम लोग इसमें 0.01 मोल हम लोग ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग इसी सॉल्वेंट में जिसमें हम लोग 0.01 मोल ग्लूकोज ऐड किए हैं, अगर अब यहां पर हम लोग है ना 0.01 मोल अगर हम लोग यूरिया अगर ऐड किए होते, ठीक है, तो यहां पर भी हम लोगों को जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिलता वो 35 mm ही मिलता। यानी जो हम लोग का ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो मिल रहा है यहां पर वो 0.01 मोल ग्लूकोज के लिए भी उतना ही मिल रहा है और 0.01 मोल यूरिया के लिए भी हम लोग को इतना ही मिल रहा है। यानी ये जो वेपर प्रेशर है यहां पर ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम लोगों का सॉल्यूट कौन सा है, वो सिर्फ यहां पर सॉल्यूट का जो है संख्या है उस पर डिपेंड कर रहा है कि कितने मोल्स हम लोग उसमें ऐड किए हैं। यहां पर हम लोग को मानना है कि जब हम लोग ग्लूकोज जो है
वो जितना वाटर में हम लोग ग्लूकोज ऐड किए हैं उतने ही वाटर में हम लोग यूरिया भी ऐड किए, यानी वाटर का अमाउंट हम लोग दोनों जगह हम लोग सेम रखें। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट का हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है, और वो उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके नेचर पर। और इसीलिए हम लोग यहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने यहां पर लिखा है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature, ठीक है, relative to the total number of particles present in the solution। यानी जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसमें कितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। वो सॉल्यूट कौन सा है, उसका नेचर क्या है, इस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। यानी टोटल पार्टिकल में से कितने पार्टिकल सॉल्यूट के हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ उसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर एक सवाल उठता है कि कौन कौन से हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है तो वेपर प्रेशर P0S है, और जब उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर PS हो जाता है। तो P0S माइनस PS को हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको अगर हम लोग P0S से अगर डिवाइड कर दें तो इसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, और ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब ये कैसे होता है ये भी हम लोग तुरंत देखेंगे, पर हमारा जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पर। सेकेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम लोग डालते हैं तो जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 atm पर जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर हम लोग वाटर में कुछ सॉल्यूट डाल दें या कोई सॉल्ट डाल देते हैं हम लोग, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री से जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो जितना एक्स्ट्रा हुआ, जैसे जो 100 डिग्री और अगर वो बढ़कर हो गया 102 डिग्री, तो ये जो एलिवेशन हुआ 2 डिग्री का, ये हमारा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये हमारा सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। उसी तरह हमारा जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी जब हम लोग वाटर में सॉल्ट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है वाटर का, लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाता है। तो अगर पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था और अभी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो यहां पर वो डिक्रीज जो हुआ 2 डिग्री का, इसको भी हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो हमारा लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और जब भी हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग यहां पर मानेंगे कि जो सॉल्यूट है वो ऑलवेज क्या है, नॉन वोलाटाइल है। यानी सॉल्यूट जो है वो कोई वेपर प्रेशर नहीं बना सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहां पर एक और वर्ड लिखा गया है, नॉन डिसोसिएटिव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग NaCl को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है, तो अगर हमारे पास NaCl का एक पार्टिकल है तो क्या होगा, तो जैसे ही वाटर में डालेंगे तो Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। यानी एक पार्टिकल जो NaCl का था जब वो वाटर में चला जाता है तो वो 2 पार्टिकल में बन जाता है। ऐसे ही सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
तो अभी हम लोग इसका जो डिस्कशन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, ये हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मानेंगे कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है और साथ ही साथ नॉन डिसोसिएटिव है, यानी हम लोग कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं लेंगे, यानी हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं लेंगे जिसको हम लोग अगर सॉल्वेंट में डालें तो वो टूट जाए, ठीक है, यानी कोई इलेक्ट्रोलाइट का भी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। और उसी तरह हम लोग ऐसे भी सॉल्यूट नहीं लेंगे जो आपस में जुड़ सकते हैं, जिसको यहां पर हम लोग एसोसिएटिव बोलेंगे, यानी जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ नॉन डिसोसिएटिव और नॉन एसोसिएटिव भी होना चाहिए, यानी सॉल्यूट ना तो टूटे और ना ही उसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़े। यानी अगर हम लोग ने 5 पार्टिकल्स डाला है तो हम लोग श्योर हैं कि जो सॉल्यूशन में गया है वो 5 ही पार्टिकल्स है, वो 5 टूटकर 10 नहीं हुआ है, या फिर 5 अगर जुड़कर, है ना, 2 या 3 नहीं हुआ है। तो ना सॉल्यूट पार्टिकल्स टूट रहे हैं और ना सॉल्यूट पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं। इस डिस्कशन में अभी हम लोग ये मानेंगे। फिर जो इसका सेकेंड पार्ट होगा उसमें हमारा सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल तो ऑलवेज रहेगा, पर उसके बाद जो है ये हम लोग रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे, यानी अब वो सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएटिव भी हो सकता है और एसोसिएटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर हम लोगों को एक और बात बहुत ही ख्याल रखना है कि जब हम लोग कहते हैं सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड ही हो सकता है हमारा जो सॉल्यूट हो वो लिक्विड हो। पर जब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो चाहे हमारा सॉल्यूट सॉलिड हो या लिक्विड हो, उसको हमेशा हम लोग नॉन वोलाटाइल हम लोग मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ सॉल्वेंट बना सकता है, सॉल्यूट वेपर प्रेशर नहीं बना सकता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। यानी वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ जो सॉल्यूशन का होगा वो सॉल्वेंट के कारण होगा। अब हम लोग फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो होगा हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हम किसी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो जो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो हम लोगों का डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस when a non-volatile solute is added to a volatile solvent। क्योंकि जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो अब जो सारा सरफेस एरिया होगा, जो पहले सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई किए हुए थे, अब वहां पर सरफेस एरिया पर कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ जाएंगे, जिससे अब जो सॉल्वेंट जो है वो उतना वेपर प्रेशर हम लोगों का बना नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सपोज अगर हम लोग यहां पर माने कि P0S जो है अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और PS जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और यहां पर चूंकि सॉल्वेंट ही हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि जो टोटल प्रेशर होगा हम लोगों का सॉल्यूशन का जो PS है वो यहां पर सॉल्वेंट के प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है, यानी जो हमारा सॉल्यूट है उसका अगर हम लोग वेपर प्रेशर देखें तो वो हम लोगों का 0 है, इसीलिए यहां पर सेकेंड कंपोनेंट जो है वो हम लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग यहां पर PS को रहने दें, यहां पर P0S भी ऐसे ही रहने दें, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो मिलकर 1 होता है। तो हम लोग यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा अगर हम लोग और एक्सपेंड करें तो यहां पर P0S इंटू 1 हमारा P0S हो जाएगा, और फिर यहां पर माइनस आ जाएगा और P0S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहां पर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को हम लोग, है ना, LHS में ले आते हैं और यहां से जो PS है उसको हम लोग RHS में हम लोग भेज देते हैं। तो यहां पर हम लोगों का P0S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और राइट हैंड साइड में हमारा P0S माइनस PS हो जाएगा।
और अब हम लोग यहां पर P0S को RHS में ले जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम लोगों का जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो बराबर होगा P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S। और इसी चीज को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड नहीं किया था सॉल्वेंट में तो उस समय सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो P0S हो गया, और जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उस समय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों का PS हो गया। यानी P0S माइनस PS जो है ये हुआ हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर कितना घटा। और अगर हम लोग उसको इनिशियल वेपर प्रेशर से अगर डिवाइड कर दें तो उसी को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। यानी कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, वो सिर्फ उसके संख्या पर निर्भर कर रहा है। और इसीलिए जो P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S है इसको हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, क्योंकि यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है। इसीलिए हम लोग यहां पर लिख रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द जो सॉल्वेंट होगा उसको हम लोग P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S कहेंगे। और ये हम लोगों का एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर कर रहा है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट समझना है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई कहेगा P0S माइनस PS, सिर्फ इतना P0S माइनस PS जो है हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नहीं है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, ना कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो यदि हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर लिखें, लोअरिंग ऑफ है ना वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो हम लोगों का ठीक है P0S माइनस PS हो जाएगा। ठीक है, P0S माइनस PS जो है वो हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाएगा, पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, और इसको हम लोग यहां पर N1 डिवाइडेड बाई यहां पर हम लोग N1 प्लस N2 लिख सकते हैं, जहां पर हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो N1 होगा ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, और जो N2 है हमारा ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, और इसीलिए हमारा N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर हो जाएगा। जनरली जो है हमारा सॉल्यूट का जो मोल्स होता है वो सॉल्वेंट की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो अगर हम लोग यहां पर एक अप्रोक्सीमेशन माने कि इफ N1 यानी जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है अगर ये बहुत ही छोटा है ना N2 से, यानी सॉल्वेंट के मोल्स की संख्या अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं इन दिस केस N1 प्लस N2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोगों का N2 हो जाएगा। ठीक है, पर ये अप्रोक्सीमेशन कब वैलिड है? जब सॉल्वेंट की मोल्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और उस केस में अगर हम लोग यहां पर देखें तो हम लोगों का P0S माइनस PS जो है और डिवाइडेड बाई यहां पर P0S ये हम लोगों का N1 अपॉन N2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम लोग यहां पर ये एज्यूम करें कि W1 जो है अगर ये मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, W1 जो है हमारा मास ऑफ अगर सॉल्यूट है और W2 जो है
अगर हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है, उसी तरह हम लोग यहां पर मानेंगे कि M1 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, और M2 जो है ये अगर हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, तब हम लोग यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह क्या लिख सकते हैं? तो जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है वो बराबर होता है सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास, यानी हम लोग N1 की जगह W1 डिवाइडेड बाय M1 लिख सकते हैं, और N2 की जगह यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जगह हम लोग सॉल्वेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मोलर मास हम लोग लिख सकते हैं। और इसलिए हम लोगों का जो फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा वो P0S माइनस PS डिवाइडेड बाय ये यहां पर है P0S, और ये हमारा हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय यहां पर M1 इंटू यहां पर W2 और यहां पर हमारा इंटू M2 हो जाएगा। तो ये हम लोगों का एक फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। पर इसमें यहां पर ध्यान देना है कि ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करेंगे जब हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया गया होगा कि जो सॉल्वेंट का जो मोल्स है वो बहुत ही ज्यादा है किससे? सॉल्यूट के मोल्स से, तब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोगों को टोटल जो है वो यहां पर हम लोगों के पास 6 टर्म्स है, ठीक है, टोटल 6 टर्म्स है। एक हम लोगों का P0S है यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक है हमारा PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर है मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पर हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हम लोगों को यहां पर ये जो 6 टर्म्स है इसमें से कोई अगर 5 टर्म्स अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया होगा, तब हम लोग जो है वो एक जो अननोन बचेगा उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये बात हम लोगों को याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये हम लोगों का तभी एप्लीकेबल होगा जब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। अब यदि हम लोग श्योर नहीं है कि जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, तब हम लोग क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग दो जो हमारे पास इक्वेशन है उसका हेल्प लेंगे। जैसे हम लोगों का फर्स्ट इक्वेशन है PS इज इक्वल टू P0S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हम लोगों का रॉल्स लॉ से मिलेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेकेंड इक्वेशन जो अभी हम लोगों को मिला था P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S, और ये हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। तो ये हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन मिलेगा। तो अगर हम लोग यहां पर 2 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 1 करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को? तो ये हम लोगों का आ जाएगा P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई यहां पर होगा P0S, और इसको हम लोग यहां पर डिवाइड करेंगे PS से, और हम लोगों का यहां पर जो RHS में होगा वो यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा, और यहां पर हो जाएगा हम लोगों का P0S इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर अब हम लोग देखें तो यहां से P0S कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का यहां पर जो फाइनली जो इक्वेशन आएगा P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई यहां पर हम लोगों का PS है, और ये आ जाएगा हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइडेड बाई हम लोग यहां पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यदि हम लोग देखें तो P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई PS मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स N1 प्लस N2, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा N2 था डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा N1 प्लस N2। अब अगर हम लोग देखें तो ये N1 प्लस N2 से ये हम लोगों का कैंसिल
हो जाएगा। तो ये हम लोगों का आएगा यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे थे W1 M1 इंटू W2, और यहां पर हम लोगों का M2 है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को समझना है कि जो P0S जो है माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का इक्वल था W1 बाई M1 इंटू W2 और यहां पर M2। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ये तभी सही है जब हम लोगों का सॉल्वेंट का मोल्स बहुत ज्यादा है, किससे? सॉल्यूट के मोल्स से। लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा नहीं दिया गया है, तब हम लोग लिखेंगे P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई यहां पर क्या होगा? PS, और ये हम लोगों का एग्जैक्ट जो है ये इसके बराबर होगा W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू W2, और यहां पर क्या हो जाएगा? M2। ठीक है, तो ये हम लोगों का एग्जैक्ट फॉर्मूला है और ये हम लोगों का अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये हम लोग क्वेश्चन में ऑप्शन देखकर डिसाइड करेंगे। जैसे यहां से तो हम लोगों को अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन में वही अप्रोक्सीमेट आंसर दिया रहता है। लेकिन जब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। पर यहां पर ध्यान देने है ना लाइक जो बात है कि ये P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये PS हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जबकि हम लोगों का यहां पर जो LHS में है ये हम लोगों का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट हो गया और ये हम लोगों का एग्जैक्ट हो गया। अब अगर हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो हम लोगों के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर हम लोगों के क्वेश्चन में है ना M1 या M2 निकालना है, ठीक है, और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि P0S और PS में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे P0S 100 दिया गया है और PS 80 दिया गया है, तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस लग रहा है तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर लग रहा है कि P0S और PS में बहुत कम डिफरेंस है, तब आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो इससे जो रिजल्ट आएगा वो दोनों मैच कर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग को देखना है कि आप P0S और PS से पकड़ सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला। अगर आपके क्वेश्चन में लग रहा है कि P0S और PS में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब है आपको ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और अगर क्वेश्चन में लग रहा है कि P0S और PS करीब करीब सेम है, ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि आप ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी हम लोगों का करेक्ट रिजल्ट देगा। अभी हम लोगों ने जितना पॉइंट्स डिस्कस किया है, ठीक है, उसको हम लोग एक बार समराइज कर लें, जिससे हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी आसानी हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमारा इक्वल होता है P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S, और ये हम लोगों का बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? तो अगर हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, तो हम लोग आसानी से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे और वही हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और अगर हम लोग से पूछा जा रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट निकालिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन में P0S दिया हुआ है और PS दिया हुआ है, और अगर हम लोगों से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, तो भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई P0S, और यही हमारा N1 जो हो जाता है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, और N2 जो है वो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। तो ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हम लोगों का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। तो इस फॉर्मूला का यूज जो है वो वही है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, तो हम लोग आसानी से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। और अगर हम लोगों को मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है और इन दोनों में से कोई एक डेटा दिया हुआ है, अगर P0S दिया हुआ है, तो भी हम लोग
पीएस जो है वो यहां से निकाल सकते हैं, या फिर अगर पीएस दिया हुआ है तो हम लोग पी नॉट एस निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो फॉर्मूला होता है पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट एस, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 होता है। और ये कब होता है? जब हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। और इसी को हम लोग, चूंकि N1 जो है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जिसको हम लोग मास डिवाइडेड बाई मोलर मास लिख सकते हैं, तो ये W1 हो गया मास ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल M1 हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह W2 हो गया हम लोगों का मास ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल जो है M2 हो गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट एस, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज कर सकते हैं जब हम लोगों को लगता है कि पी नॉट एस और पी एस के बीच में डिफरेंस जो है वो बहुत ही कम है। तो ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे, ठीक है, जब हम लोग देखेंगे कि पी नॉट एस मान लिया जाए अगर 100 mm दिया हुआ है पी नॉट एस, और अगर पी एस दिया हुआ है 99 mm, तो हम लोग आसानी से यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर पी नॉट एस और पी एस अगर करीब करीब बराबर है, इसका मतलब है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम है और सॉल्वेंट का जो मोल्स है वो बहुत ही ज्यादा है। तो हम लोग ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हम लोगों को पी नॉट एस और पी एस जो है वो करीब करीब हम लोगों को सेम दिखेगा, है ना, या तो 1 mm या ये सबसे हम लोगों का डिफरेंस अगर रहे तो। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है जब मोल्स ऑफ जो है वो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि सॉल्वेंट का जो मोल्स है वो बहुत ही ज्यादा है ना, सॉल्यूट के मोल्स के कंपैरिजन में, तब हम लोग आसानी से ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जो हम लोगों का फोर्थ जो है फॉर्मूला पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी एस, ये हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर है। ये हम लोगों का एक्यूरेट फॉर्मूला है। ठीक है, और ये उसी तरह से हम लोग का W1 डिवाइडेड बाई M1 और फिर यहाँ पे W2 और ऊपर हमारा M2 हो जाएगा। तो सवाल उठता है कि हम लोग हर क्वेश्चन को इसी से क्यों नहीं बना सकते हैं? तो हम लोग हर क्वेश्चन को इससे बना सकते हैं, पर कभी कभी जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो क्या किया जाता है, इस फॉर्मूला पर सेट किया जाता है। तो अगर आप इससे बनाएंगे और इससे बनाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ऑप्शंस इस ढंग से सेट रहता है कि आप चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, आपका आंसर जो है वो एक ही आएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं? तो अगर हम लोगों को वेट निकालना है या मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और अगर हमको लग रहा है कि ऑप्शंस में 2 वैल्यू बहुत नजदीक है, तब हम लोगों को ये निकालना चाहिए। पर अगर हमको लगता है कि ऑप्शंस में जो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है बहुत ज्यादा है, कोई 100, कोई 150, कोई 200 दिया हुआ है, तो आप इससे बनाइए सवाल या इससे बनाइए, आपको आंसर जो है वो करीब करीब सेम आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा, ये हम लोगों का एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ये वाला भी हम लोग यूज कर सकते हैं कब? जब हम लोग ऑप्शंस में जो है देखेंगे कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये यूज करेंगे तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस में हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्यूरेट रिजल्ट देगा। पर कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इसी फॉर्मूला पर सेट किया जाता है। ठीक है, पर जब आप इस पर बनाएंगे और इस पर बनाएंगे तो आंसर में बहुत ज्यादा का जो है डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर 100 है पहले, और सॉल्यूट के डालने से वेपर प्रेशर जो है वो मान लीजिए 60 हो गया या 70 हो गया या 80 हो गया, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो उस केस में हम लोग मानेंगे कि सॉल्यूट का जो मोल्स है वो सॉल्वेंट की तुलना में बहुत ही कम नहीं है, यानी हम लोग सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंस ज्यादा देख रहे हैं, तब हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तभी वैलिड है जब सॉल्वेंट का जो मोल्स है वो बहुत ही ज्यादा हो। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है यहां पर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो हमारा पी नॉट एस माइनस पी एस होता है, जबकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा पी नॉट एस माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट एस हो जाता है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, पर ये हमारा एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्यूट पर डिपेंड
नहीं करता है ना। अगर हम लोग यहाँ पर P0S माइनस PS निकालेंगे तो P0S यहाँ पे चला जाएगा, और ये P0S जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हो जाता है। और यही कारण है कि हम लोग कहेंगे कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑक्टेन। और ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है C8H18 टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया है 20% से, यानी अगर पहले 100 mm था सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 80 mm है, यानी वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा घट गया है, 20% घट गया है। इसका मतलब है कि हम लोग जो पहला फॉर्मूला था जहां पर हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले रहे थे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो बहुत कम है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में, वो फॉर्मूला हम लोग नहीं लेंगे। तो अब हम लोग सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्मूला है वो हम लोगों का होता है यहाँ पर P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई PS, और ये हम लोगों का बराबर होता है W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2। तो M2 ऊपर चला जाएगा, जहां पर हम लोग जानते हैं कि जो W1 होता है वो मास ऑफ सॉल्यूट होता है, M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है ना। M2 इसी तरह मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और W2 जो है वो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो अगर अब हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो अगर हम P0S को अगर 100 mm मानेंगे तो अब जो है वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर 80% आ चुका है, यानी अगर P0S अगर 100 mm था तो PS हमारा 80 mm है। इसीलिए हम लोगों का अगर यहां पर देखें तो LHS में हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 100 माइनस 80 और डिवाइडेड बाई यहां पर PS है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, जो कि यहां पर 80 हो जाए। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड में चलें तो W1 मास ऑफ सॉल्यूट, तो यही हम लोगों को निकालना है, तो W1 यहां रहने देते हैं, और यहां पर डिवाइडेड बाई जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो यहां पर दिया गया है 40, तो यहां पर हम लोग यहां पर 40 लिख देते हैं। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो हमारा जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है जो कि यहां पर दिया गया है 114 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद यहां पर M2 जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, तो C8 और H18 का, तो कार्बन का जो है एटॉमिक मास 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 12 इंटू 8 करें और उसमें प्लस 18 कर दें तो ये 114 आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोगों का ये 114 हो जाएगा। तो 114 से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का 20 डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ पर आ जाएगा W1 डिवाइडेड बाई 40, और इसीलिए अगर हम लोग W1 यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोगों का जो है वो 1/4 आ जाएगा, यानी W1 इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये आ जाएगा हम लोगों का 10 ग्राम, और इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर जो आंसर है वो A हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। जैसा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर है, और 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये हमारा 1 हो गया, और अगर हम लोग यहां पर मास ऑफ वाटर देखें जो कि सॉल्वेंट है हमारा मास ऑफ वाटर, तो ये हमारा 1 kg, और 1 kg का मतलब हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम हो जाएगा। वाटर का जो मोलर मास है वो 18 ग्राम पर मोल होता है, और इसीलिए अगर हम लोग यहां पर देखें मोल्स ऑफ वाटर, तो हम लोग वाटर के मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो ये हम लोगों का 55.55 आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अगर यूज करें P0S माइनस PS डिवाइडेड बाई, यहां पर हम लोग
पी नॉट एस यूज कर लेते हैं क्योंकि पी नॉट एस दिया गया है, और ये हम लोगों का मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है, जहां पर N1 हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और N2 हमारा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो P नॉट एस जो है वो दिया गया है 12.3 माइनस यहां पर हम लोग PS ले लेते हैं और ये आ जाएगा यहां पर P नॉट एस 12.3, और ये हम लोगों का यहां पर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग 1 को 55.55 में यहां पे जोड़ देते हैं 1 प्लस 55.55, तो ये हम लोगों का 1 डिवाइडेड बाई 56.55 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें यहां पे तो 12.3 माइनस PS डिवाइडेड बाई 12.3, तो ये हम लोगों का यहां पर करीब 0.982 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम लोग 12.3 माइनस PS ले सकते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 12.3 इंटू यहां पर आ जाएगा हमारा 0.982। ठीक है, और यहां से हम लोगों का जो PS हो जाएगा वो अब आ जाएगा 12.3, जब हम लोग कॉमन ले लेंगे इसमें से तो ये हमारा हो जाएगा यहां पर 1 माइनस 0.982, और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का करीब आ जाएगा 12.08 किलो पास्कल, और हम लोगों का जो यहां पर आंसर है वो बी हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 121.8 mm. When 15 gram of a non-volatile solute is dissolved in 250 gram of benzene, its vapor pressure decreased to 120.2 mm. यानी जो प्योर बेंजीन था उसका वेपर प्रेशर 121.8 mm था, और जब हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किए तो अब उसका वेपर प्रेशर 120.2 हो गया। तो ये घटा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटा है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ग्राम पर मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि हम लोगों के पास है ना P नॉट एस माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट एस, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है W1 बाई M1 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो जब भी मॉलिक्यूलर वेट अगर हमको निकालना तो हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और एक फॉर्मूला हम लोगों का जो है वो एक्यूरेट है, P नॉट एस माइनस PS डिवाइडेड बाई यहां पर हम लोगों का PS हो जाता है, और ये हम लोगों का बराबर होता है W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू यहां पर W2 और डिवाइडेड बाई M2। अब देखिए ये हम लोगों का एक्यूरेट फॉर्मूला है और ये हम लोग का अप्रोक्सीमेट है, लेकिन यहां पर P नॉट एस और PS में बहुत ज्यादा का हम लोगों का डिफरेंस नहीं है। ये 121.8 है और यहां पर 120.2 है। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला से भी जब सवाल बनाएंगे या फिर इस फॉर्मूला से सवाल बनाएंगे, दोनों से आंसर जो है वो करीब करीब हम लोगों का सेम आएगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। और जब आप यहाँ पर ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, यानी हम लोग इस फॉर्मूला से बनाए सवाल या इस फॉर्मूला से बनाए सवाल हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही ऑप्शन हम लोगों का बहुत नजदीक होता, जैसे ये 356.2 होता और कोई आंसर हमारा 355 पॉइंट समथिंग होगा, तब हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। यही मैं समझा रहा था, ये फॉर्मूला हम लोगों का एक्यूरेट है। तो अगर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि कोई दो जो मॉलिक्यूलर वेट का जो वैल्यू है वो बहुत पास पास है, तब हम लोग को यू यूज करना चाहिए, है ना। अदरवाइज हम लोग इसके भी यूज से सवाल बना सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअल में सबसे अच्छा तो फॉर्मूला यही है, क्योंकि ये तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ठीक है, पर कभी कभी एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहता है वो इससे भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इससे रिजल्ट निकालेंगे और इससे निकालेंगे तो वैसे क्वेश्चन में वो एकदम आसपास ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, है ना। लेकिन अगर कभी ये दो वैल्यूज जो है वो आसपास आए तो उसमें सचेत होना है, उसमें हम लोगों को ये वाला यूज नहीं करना है।
तो अभी ये फॉर्मूला जो है, ये क्वेश्चन जो है हम लोग अभी इस फॉर्मूला से बनाते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग पी नॉट एस देखें तो हमारा पी नॉट एस जो है वो 121.8 है, माइनस पी एस जो है वो 120.2 है, और अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 121.8 से, तो ये हम लोगों का यहाँ पर W1 जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों का 15 ग्राम है, और हम लोगों को मोलर मास जो है वो सॉल्यूट का नहीं पता है M1, लेकिन हम लोगों को मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया जो कि यहाँ पर बेंजीन है 250 ग्राम, और बेंजीन हम लोग जानते हैं C6H6 होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, तो ये हम लोगों का यहाँ पर 78 हो जाएगा। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब 0.013 आएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो 0.013 आएगा, जब इसको यूज करेंगे तो हम लोगों का 0.0133 आएगा, तो दोनों करीब करीब इक्वल ही है। ठीक है, इसीलिए अगर वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ है तो आप इस फॉर्मूला से भी सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 0.013 हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोगों का 15 इंटू 78 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर M1 इंटू 250 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग M1 कैलकुलेट करें तो ये हम लोगों का हो जाएगा 15 इंटू 78 यहां पर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहां पर हो जाएगा हम लोगों का 250 इंटू 0.013। ठीक है, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों का करीब 356.2 ग्राम पर मोल, और इसलिए हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। इस वीडियो के साथ मैंने एक डीपीपी भी अटैच किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।